बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक्स में हमने पीरियड थर्ड एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस किया था, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। फिर हमने पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के रिएक्शंस डिस्कस किए थे, जिसमें से क्लोरीन के साथ रिएक्शन था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन था और वाटर के साथ रिएक्शन था। फिर उनके ऑक्साइड्स के रिएक्शंस हमने डिस्कस किए थे। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, स्ट्रक्चर वगैरह को। आज जो हम डिस्कशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो होगा हमारा पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट ए से, जिनको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। आइए जरा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ग्रुप फर्स्ट का। डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप फर्स्ट ए का दूसरा नाम अल्कली मेटल्स भी इनको हम कह सकते हैं। अल्कली का वर्ड जो है, दिस इज फ्रॉम अरेबिक वर्ड, जिसका मतलब है एशेज। उनका ये कंसेप्ट था कि प्लांट्स के एशेज जो हैं उनमें ये वाले एलिमेंट्स, कौन से वाले एलिमेंट्स, अल्कली ग्रुप के एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि एसिडिक सॉल्यूशंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए इस ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम अल्कली ग्रुप पड़ गया। यहां पर हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। हम जब इनकी केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे इन एलिमेंट्स की, तो फ्रांसियम को एक्सक्लूड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज दैट इज रेडियो एक्टिव। बाकी एलिमेंट्स की केमिस्ट्री डिस्कस होती जाएगी। इंट्रोडक्शन में ये कहा गया है क्यों इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस अल्कलाइन सॉल्यूशन विद वाटर। जब इनके ऑक्साइड्स जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड को जब हम पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो फिर पानी में जो सोल्यूशन बनेगा या पानी का पीएच जो होगा वो बेसिक होगा। इसलिए इन एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन जब प्रोड्यूस करेंगे इनके ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ, वो बेसिक इन नेचर होगा वो सोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का वर्ड तो आपने सुना है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव के अपोजिट होगा उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड हमने लास्ट लेक्चर्स में डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। आपकी याददाश्त के लिए हम रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये वो फोर्स है या ये वो एबिलिटी है, टेंडेंसी भी हम कह सकते हैं, पावर भी हम कह सकते हैं, कि जिससे कोई एलिमेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब अगर जो एलिमेंट ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एलिमेंट्स को, उनको हम कह सकते हैं कि दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब अगर कोई एलिमेंट ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन्स को, जो उसके अगेंस्ट एलिमेंट है या जो उसके अगेंस्ट एटम है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कहते हैं। ये एलिमेंट्स जो है अल्कली मेटल्स, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते उस पावर के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो मेटल्स की प्रॉपर्टी ये है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर लेते हैं, तब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजाहत कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहले तीन मेंबर जो हैं फर्स्ट ग्रुप के, जिसमें से लिथियम है, सोडियम है और पोटाशियम है, इनको हम स्कूल के लैब्स में स्टोर कर सकते हैं। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे हमारे पास रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, या फ्रांसियम की हमने बात की थी कि इनकी केमिस्ट्री को हम डिस्कस नहीं कर सकते या नहीं करेंगे, क्योंकि दिस इज रेडियोएक्टिव। तो इसलिए बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, पहले तीनों मेंबर्स को छोड़कर, दे आर वायलेंटली रिएक्टिव। इनके रिएक्शंस इंतहाई तेज होंगे, एक्सप्लोजन काज होगा इनके रिएक्शंस में। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपकी किताब में जो दिया गया है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। सबसे पहले जरा एटॉमिक नंबर्स आप मुलाहिजा फरमाएं इनके, कि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, पोटेशियम का है 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55 एंड फ्रांसियम 87। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऑब्जर्व करें, स्टार्ट में जो एलिमेंट है लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर है 3,
नेक्स्ट एलिमेंट जो है सोडियम है। तो डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में जब हम हाइड्रोजन और हीलियम वाले पीरियड को छोड़कर जब हम सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में आएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। अब अगर 3 के साथ हम 8 ऐड कर लें तो फिर हमारे पास 11 आएगा। अब अगर 11 के साथ हम और 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले तो पोटेशियम 19 बन जाएगा। अब इसके साथ हमने 18 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करने हैं तो 37 हो जाएगा। फिर 37 से हम 55 तक कैसे जाएंगे, जब हम उसके साथ 18 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करेंगे। और आखिर में 55 के साथ अगर हम 32 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर लें तो फिर फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर 87 बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने पहले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन किया था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ कंडीशंस रखे थे कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी हैव टू फॉलो दीज कंडीशंस। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Electronic configuration is the distribution of electrons in various shells and subshells according to their increasing energies. उसके बाद हमने कहा था कि during the electronic configuration we have to follow Pauli exclusion principle and Hund's rule. उन दोनों conditions को हमने ignore नहीं करना during the electronic configuration. Electronic configuration जब हम करेंगे तो उसमें हमने ऑफ द प्रिंसिपल को भी इग्नोर नहीं करना। अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, हमने इस प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें से आप ऑब्जर्व करेंगे कि n+l वैल्यू को हम देखेंगे। जैसे आपके सामने एक टेबल बनाई गई है, इस टेबल में ये पहले शेल को रिप्रेजेंट करेगा, फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड शेल होगा। This is first shell, this is second shell, this is third shell, fourth shell, fifth shell, sixth shell and seventh shell. Dear students, first shell में अगर आप observe करें, there is single shell which is S subshell. फिर उसके बाद second shell में हमारे पास दो subshells हैं S and P. Third is composed of 3 subshells S, P, D and the fourth is composed of 4 subshells which are S subshell, P subshell, D subshell and F subshell. आपको ये भी मालूम है कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, P मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकेगा, D मैक्सिमम 10 को और F मैक्सिमम 14 को। इन्हीं बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सब शेल की बेसिस पर हमने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, जिसमें से S ब्लॉक आएगा, P ब्लॉक होगा, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप की, इट बिलोंग्स टू S ब्लॉक। क्यों? क्योंकि इनमें S सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे डियर स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पर S1 है। S इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए हमने n+l वैल्यू को देखना है। कंपैरेटिवली अगर हम कंपैरिजन करें, या ये तो लॉजिकल बात है क्योंकि ये फर्स्ट शेल है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में जाएंगे, दैट इज फाइन, लॉजिकल बात ठीक है, ये बच्चों को भी पता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई शेल फर्स्ट पोजीशन पर है तो इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उसी फर्स्ट शेल में जाएंगे। सेकंड शेल की क्या सूरत हाल होगी, हमने इन दोनों को कंपेयर करना है डियर स्टूडेंट्स। दोनों केसेस में 2s एंड 2p की केस में अगर आप ऑब्जर्व करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों के लिए 2 है डियर स्टूडेंट्स। L यहां पर n+l में L जो है ये रिप्रेजेंट करेगा एजिमथल क्वांटम नंबर को, जिसकी वैल्यू है 0 फॉर S सबशेल, 1 फॉर P सबशेल, 2 फॉर D सबशेल एंड 4 फॉर F सबशेल। यहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2s एंड 2p की। अगर 2s के लिए हम n+l वैल्यू लिखें तो 2 + 0 इज इक्वल टू 2। 2p के लिए 2 + 1 इज इक्वल टू 3। डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया कि n+l वैल्यू 2s के लिए कम आ रही है, n+l वैल्यू 2p के लिए ज्यादा आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू ऑफ द प्रिंसिपल, वो सब शेल्स जिनकी n+l वैल्यू कम हो तो पहले इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जाएंगे। लिथियम की केस में ये हो जाएगा 1s2,
डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लिथियम एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 3। पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो चले गए पहले शेल के एस सब शेल में। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा 2s1 में। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1। सोडियम की केस में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डियर स्टूडेंट्स? 11। अब हमने इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल। तो पहले शेल में चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सेकंड शेल के एस सब शेल में आ जाएंगे 2 और इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास ये बन जाएंगे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज 11 इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सब शेल्स। तो नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स 2p में आएंगे। क्यों 2p में आएंगे? इसलिए क्योंकि 2p की n+l वैल्यू 3s की n+l वैल्यू के बराबर है, लेकिन एनर्जी वाइज अगर हम चेक करें तो 2p की एनर्जी 3s से कम है डियर स्टूडेंट्स। हमने ऑफ प्रिंसिपल में ये बात की थी कि अगर n+l वैल्यू 2 सब शेल के लिए सेम आ रही है तो फिर हमने इलेक्ट्रॉन को किस सब शेल में प्रोमोट करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कम हो, पहले इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जाएंगे। अगर हम इसके लिए n+l वैल्यू कैलकुलेट करें तो फिर ये हमारे पास हो जाएगी 3 + 0 = 3। 2p की केस में भी हमारे पास वैल्यू है 3। तो फिर हमने किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंसर्ट करने हैं? हमने ऑब्जर्व करना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू में क्या फर्क है। जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम हो डियर स्टूडेंट्स, पहले इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन 2 2 और 6 2 + 2 + 6 = 10। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए हमने। अब 11th इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वो 3s1 में आएगा डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद पोटेशियम का नंबर है, यही एक्सप्लेनेशन इस पर भी अप्लाई होगी और यही तरीक़ाकार होगा। तो पोटेशियम की केस में फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3s2 3p6। टोटल इस केस में जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 2 + 2 + 2 = 6 इलेक्ट्रॉन्स, +6 = 12 इलेक्ट्रॉन्स, +6 = 18 इलेक्ट्रॉन्स। There are 19 electrons in potassium element or the atom of potassium element. तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पर जाएगा? उसके लिए हमने n+l वैल्यू की तरफ आना है। n+l वैल्यू अगर हम अब इसमें से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए 3d और 4s की कंपैरिजन करें डियर स्टूडेंट्स, तो 3d 3 + 2 = 5। फॉर द केस ऑफ 4s 4 + 0 = 4। तो 4s के लिए n+l वैल्यू कम आ रही है, 3d के लिए n+l वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा पोटेशियम की केस में वो आएगा 4th शेल के s सब शेल में। तो फिर हमारे पास पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। डियर स्टूडेंट्स, n+l वैल्यू को फॉलो करते हुए आप एज अ प्रैक्टिस इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। n+l वैल्यू को, पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को और होम्स रूल को इग्नोर नहीं करना। व्हाट इज पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सेम हो तो एजीमथल क्वांटम नंबर भी पॉसिबल है कि सेम हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है, लेकिन स्पिन इन उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का सेम नहीं हो सकता। हुंड्स रूल क्या कहता है कि अगर हमें सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों, जिनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, अगर वो अवेलेबल है तो जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो पहले उन ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्युपाई करेंगे। जैसे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, तीनों डीजेनरेट हैं, सेम एनर्जी वाले हैं, तो पहले हाफ फिलिंग होगी फिर उसके बाद पेयरिंग होगी। दैट इज हुंड्स रूल।
डियर स्टूडेंट्स, आपने होर्न्स रूल, पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ऑफ प्रिंसिपल की बेस पर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि बिलोंग करता है ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स से, जो है हमारे पास इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कंडक्टेंस वगैरह है। डियर स्टूडेंट्स, अल्कली मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है कि दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये थर्मल एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए या करंट पैसेज के लिए, करंट के पास होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम मेटल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की वजाहत होगी उसमें, मतलब कि अगर हम मेटल्स की स्ट्रक्चर की बात करेंगे मेटेलिक फॉर्म में, बॉन्डेड फॉर्म में नहीं, जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएंगे, नो, मेटेलिक फॉर्म में। एलिमेंटल फॉर्म भी हम कह सकते हैं, तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, जिसमें फिर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इनके एटम्स या इनकी न्यूक्लियाई अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन, प्लस देयर आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, जो किसी भी डायरेक्शन में विद इन द विसिनिटी ऑफ दैट मेटल, मतलब बाहर सरफेस से नहीं आएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स, मोशन करते जाते हैं। तो करंट कंडक्शन के लिए यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसलिए इन एलिमेंट से कंडक्शन ऑफ करंट पॉसिबल है। नेक्स्ट कहा गया है कि ये सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं। जब ये सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं, लाइटर है, इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो दीज आर लाइट एलिमेंट्स। सॉफ्ट क्यों है डियर स्टूडेंट्स? इसलिए क्योंकि जो मेटेलिक फोर्सेस हैं इनमें वो कमजोर हैं। अब कमजोर या वीक मेटेलिक फोर्सेस होने की वजह से, मेटेलिक फोर्सेस का मतलब है डियर स्टूडेंट्स मेटेलिक बॉन्डिंग कम है, कमजोर है, तो इसी वजह से ये नरम है और इनको हम छुरी से काट सकते हैं। एज अ रिजल्ट या एज अ कंसिक्वेंस इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम है। मेल्टिंग पॉइंट आप जानते हैं कि दिस इज द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्शन इनटू लिक्विड स्टेट एंड कंप्लीटली कन्वर्ट एट दैट टेम्परेचर इनटू लिक्विड स्टेट। अगर प्योर सब्सटेंस हो, ये कंडीशन आपने याद रखनी है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of that particular liquid is equal to the external pressure। ये वो टेम्परेचर है कि जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो, उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैच कर जाते हैं और बॉइलिंग शुरू हो जाती है। डेंसिटी को हम डिफाइन किस तरह करेंगे डियर स्टूडेंट्स? द डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इज लो। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमारे पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो, या अगर हम एक हाई लेवल पर बात करें 1 क्यूबिक मीटर हो, मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर इज इक्वल टू क्यूबिक मीटर, या सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, उससे सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में किसी सब्सटेंस का कितना मास मौजूद है, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो इन एलिमेंट्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, पर यूनिट वॉल्यूम एटमों की तादाद कम होगी, इसलिए इनकी डेंसिटी कम होगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की वजाहत इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने की थी कि एटॉमिक रेडियस इंडिविजुअल एटम के लिए, सिंगल एटम के लिए हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि आम बात है या एक वाज़ेह बात है कि एक एटम हम नहीं देख सकते। तो जब हम सिंगल एटम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते थ्रू नेकेड आई, या हम देख ही नहीं सकते किसी भी सोर्स से, तो फिर हम कैसे एटम का साइज फाइंड आउट करेंगे? तो हमने फाइंड आउट करना है उनको कंबाइंड स्टेट में। बुक में वर्ड इस्तेमाल किया है स्ट्रिक्टली बॉन्डेड कंडीशंस। तो बॉन्डेड कंडीशंस में अभी क्योंकि ये मेटल्स हैं, तो मेटल्स किस वक्त बॉन्डेड होंगे? मेटेलिक फॉर्म में दूसरे एटम के साथ ये बॉन्डेड होंगे। उस वक्त हमने इनके इंटर न्यूक्लियर रेडियाई कैलकुलेट करने हैं। तो दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उनको हम इंटर न्यूक्लियर रेडियाई कहते हैं, और उसका हाफ जो होगा उस एटम का साइज होगा। ट्रेंड क्या है डाउन द ग्रुप, वो ऑब्जर्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप एक टेबल ऑब्जर्व कर रहे हैं, एलिमेंट्स हैं,
एलिमेंट्स के नाम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, और फिर उनके एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस दिए गए हैं एंगस्ट्रॉम यूनिट में। स्टूडेंट्स, नैनोमीटर 10 पावर माइनस 9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। 10 पावर माइनस 10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि ये इंतहाई कम फासला है दो न्यूक्लियाई के दरमियान, इसलिए हम एंगस्ट्रॉम यूनिट की तरफ जा रहे हैं, ना कि मीटर की तरफ हम जाएं। इलॉजिकल बात है, ठीक है, गलत नहीं होगा, लेकिन दैट इज इलॉजिकल, वो यहां पर फिट नहीं होगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लिथियम 1.55 एंगस्ट्रॉम, सोडियम 1.90, पोटेशियम 2.35, रुबिडियम 2.48 एंड सीजियम 2.57। इसका मतलब ये है जनाब कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे, शेल 1 बाय 1 ऐड होता जाएगा, जिसकी वजह से एटम का साइज इंक्रीज होगा। आपने एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड ऑब्जर्व किया, वैल्यूज दी गई हैं, किताब में आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड ये है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ग्रुप्स में, तो एटम का साइज बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। दूसरा फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का है। अगर हम लिथियम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हमने इक्वेशन लिखा था कि Z इफेक्टिव यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, इज इक्वल टू Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट विच इज अंडर कंसिडरेशन, माइनस S इज द नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो लिथियम की केस में Z इज 3, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, minus 2 is the number of inner shell electrons which is equal to 1 plus। तो इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे उन पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज 1 प्लस। सोडियम की केस में 11 माइनस 10, पोटेशियम की केस में 19 माइनस 18। तो मतलब फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 1 प्लस। तो डाउन द ग्रुप आते हुए शेल्स तो ऐड होते जा रहे हैं, प्रोटॉन्स भी ऐड होंगे, या हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट है, जिसकी वजह से एटम का साइज बढ़ता जाएगा और एटॉमिक रेडियाई उसके साथ बढ़ता जाएगा। तो ये ट्रेंड आपने ऑब्जर्व किया डियर स्टूडेंट्स। वजह आपको बता दिया गया है, कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ शेल्स, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज कांस्टेंट। दूसरा ट्रेंड या दूसरी प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे, ट्रेंड्स इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स। आयोनाइजेशन का प्रोसेस हमेशा गैसियस स्टेट में ही पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। नॉर्मली हम यूनिट यूज करते हैं किलो जूल्स पर मोल, तो फिर वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी की टर्मिनोलॉजी यूज होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं तो फिर वहां पर हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल का यूनिट यूज होगा। मैथमेटिकली डिफरेंट होंगे, प्रोसेस सेम है डियर स्टूडेंट्स। ट्रेंड क्या है आपको पता है, हमने पहले टॉपिक्स में डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसमें सबसे बेसिक फैक्टर हमारा है एटॉमिक साइज। एटम का साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी आर इनवर्सली रिलेटेड। ग्रेटर द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ एन एटम, लोअर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब कुछ देर पहले आपने ऑब्जर्व किया डियर स्टूडेंट्स कि साइज का जो ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाता है। तो साइज बढ़ने की वजह से अगर उस साइज के फैक्टर को हम आयोनाइजेशन एनर्जी पर अप्लाई करें, तो फिर हमारे पास साइज जितना बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। ट्रेंड ऑब्जर्व करें डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हैं। लिथियम, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस ग्रुप पर जो मौजूद है दैट इज 1 प्लस। 1 plus is the effective nuclear charge of all these elements.
लेकिन लिथियम क्यों इतना, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है? नंबर 1 मेजर फैक्टर जो है इसका साइज है, और इसकी साइज की वजह से ये अपना बिहेवियर जो है इन ग्रुप के मेंबर्स से डिफरेंट शो करेगा। 5.4, 5.1, 4.3, 4.2 एंड 3.9। ट्रेंड ये है कि फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज को इंक्रीज देते हैं, जिसकी वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। सेकंड ट्रेंड हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज को कहते हैं? कुछ देर पहले लेक्चर की स्टार्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके साथ डिस्कस की गई, दोबारा रिपीट हम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो पावर है या वो टेंडेंसी है या वो फोर्स है या वो एबिलिटी है जिससे एक एलिमेंट या एक एटम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कुछ देर पहले हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि दीज एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आर इनवर्सली रिलेटेड। जो एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। These elements are electropositive elements, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज जो दी गई हैं हमें, ये पॉलिंग स्केल की वैल्यूज हैं, पॉलिंग स्केल। डियर स्टूडेंट्स, इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो लिथियम 1, सोडियम 0.9, पोटेशियम 0.82, रुबिडियम 0.82, सीजियम 0.7। पोटेशियम और रुबिडियम की वैल्यूज जो है आपकी किताब में 0.8 की वैल्यूज दी गई हैं। आपकी समझ के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने उनके साथ जो सही वैल्यूज हैं उनकी 0.82 है, इनको राउंड ऑफ करके लिखा गया है। ये वैल्यूज जो हैं ये पॉलिंग स्केल पर ये वैल्यूज हैं, और पॉलिंग स्केल जो है वो रिलेटिव स्केल है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं है। ये कंसेप्ट आप लोगों को होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स के लिए है ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है हमारे पास। मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं कि ये वो टेम्परेचर है कि जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और उसी टेम्परेचर पर वो कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, लेकिन अगर प्योर सब्सटेंसेस हो। बॉइलिंग पॉइंट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि जो लिक्विड हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस लिक्विड के वेपर्स का वेपर प्रेशर स्पेसिफिक टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसको हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रेंड कुछ इस तरह है कि लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है एंड सीजियम का फिर सबसे कम है। बॉइलिंग पॉइंट्स की केस में लिथियम 1085 से होता हुआ 28.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज irregularity in their melting points, especially in boiling points. ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंडेंट है क्योंकि इनके एटॉमिक साइजेस ज़्यादा हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं, ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है डियर स्टूडेंट्स ट्रेंड्स इन डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेंड्स इन डेंसिटी। डेंसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में किसी सब्सटेंस के अगर पार्टिकल ज्यादा हो तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर उतने ही वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो तो फिर हमारे पास उसकी डेंसिटी कम होगी। एज एन एग्जाम्पल, जनरल लाइफ से हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम एक कंटेनर में रेत ले लेते हैं, सैंड, उसके पार्टिकल्स की साइज कम है तो उसमें सैंड के पार्टिकल्स या अमाउंट जो होगा बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर हम उसमें टेनिस बॉल रख दें तो टेनिस बॉल का साइज बड़ा है तो उसमें कम टेनिस बॉल आएंगे, तो उनकी डेंसिटी या मास जो होगा कम होगा। इसी तरह इन एलिमेंट्स की, कौन से एलिमेंट्स की? अल्कली ग्रुप के मेंबर्स फर्स्ट ए
जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम है। इनकी डेंसिटीज दी गई है कि लिथियम 0.534, सोडियम 0.972, पोटेशियम 0.86। अगर आप ऑब्जर्व करें डियर स्टूडेंट्स, देयर इज एन एबनॉर्मेलिटी इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ये एबनॉर्मेलिटी क्यों है? सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम की डेंसिटी से ज्यादा है। ये इसलिए कि पोटेशियम में हमारे पास 3D सबशेल मौजूद है लेकिन एम्प्टी है, जिसकी वजह से पोटेशियम का साइज तो ज्यादा होगा लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम उसका मास कम होगा, इसलिए इसकी डेंसिटी सोडियम से कम है। और फिर रुबिडियम एंड सीजियम, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाता है, एट द सेम टाइम प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ने की वजह से उनके साथ साथ एटमों का मास भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। इन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज हम कहते हैं कि जब किसी सब्सटेंस के, सब्सटेंस मींस एनीथिंग विद डेफिनेट प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट कंपोजिशन, जिनकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज का हमें पता हो, हमें मालूम हो, उनको हम सब्सटेंसेस कहते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वो किस किस्म के एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो रिएक्शन स्लो होगा, तेज होगा, या एक्सट्रीमली तेज होगा, या इंतहाई स्लो होगा। यहां पर केमिकल चेंज को हम डिफाइन करते हैं कि किसी एलिमेंट या एटम्स की या मॉलिक्यूल्स में जो पुराने बॉन्ड्स खत्म होंगे वो खत्म हो जाएंगे पहले, और उसके बाद नए बॉन्ड्स बनेंगे जिससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी। जनरली हम कहते हैं कि दीज एलिमेंट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? इससे पहले हमने रिडक्शन को समझना है। रिडक्शन को समझने के लिए हम ऑक्सीडेशन की तरफ जाएंगे। ऑक्सीडेशन के दो कंसेप्ट्स हैं, क्लासिकल एंड मॉडर्न। यहां पर हम मॉडर्न कंसेप्ट की बात करेंगे। मॉडर्न कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन की बात हो रही है। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आयोनाइजेशन होगी। रिडक्शन वो प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स कि जिसमें कोई एलिमेंट न्यूट्रल से नेगेटिव में कन्वर्ट होगा बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये एलिमेंट्स जो हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है कि खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, लेकिन दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन्स देंगे, उनको रिड्यूस करवाएंगे ये एलिमेंट्स, इसलिए इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट्स भी कहते हैं। रिएक्शन क्या होगा इनका कि इनको जब वाटर के साथ रिएक्ट हम करवाते हैं तो वाटर को हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब ये एलिमेंट्स जब वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनेगा। रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड का मतलब ये है कि अगर हमने लिथियम को एन एग्जाम्पल लिया है, या पोटेशियम को लिया है, या सोडियम को लिया है, या रुबिडियम या सीजियम को लिया है, तो ये वाटर के साथ जब वायलेंट रिएक्शन करेंगे, इनका रिएक्शन इंतहाई तेज होगा। तो जब ये उनके साथ रिएक्शन कर जाते हैं तो एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन गैस और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम, सीजियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होंगे। जनरल मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म हम किसको कहते हैं? मैकेनिज्म वो स्टेप्स है जिससे वो रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो जनरली इनका मैकेनिज्म डिस्कस किया गया है कि ये मेटल्स कैसे वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। मेटल्स जैसे ही वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, ये आयोनाइज होकर पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि दिस इज फर्स्ट ग्रुप मेंबर्स, दीज आर फर्स्ट ग्रुप मेंबर्स, तो इन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे, विच इज द कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी। सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब वही सिंगल इलेक्ट्रॉन वाटर के साथ रिएक्शन करके वाटर को एटॉमिक हाइड्रोजन, डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब है एटॉमिक हाइड्रोजन, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिंगल हाइड्रोजन रह जाएगा। अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तरफ हम जाएं, या अगर हम पूरे नंबर ऑफ मोल्स लिखें, तो फिर ओवरऑल रिएक्शन या नेट रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा H2। अगर आपको याद हो, हमने पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में ये रिएक्शंस डिटेल के साथ डिस्कस किया था। उसके साथ साथ हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, या हाइड्रोक्सल आयन जिसको हम कह सकते हैं।
ओवरऑल नेट रिएक्शन हमारे पास क्या होगा कि मेटल अगर सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि दीज आर सॉलिड्स, नर्म सॉलिड्स हैं, जैसे ही वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर लिक्विड, और मेटल सॉलिड कन्वर्ट हो जाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड में, और हाइड्रोजन एटम शो किया गया है। हाफ हाइड्रोजन का मतलब ये है, या हाफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब ये है एटॉमिक हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल अगर हम चेक करें तो जिस मेटल को हमने लिया है वाटर के साथ रिएक्शन के लिए, वो अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा। लेट्स से हमने पोटेशियम को लिया है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस दौरान थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। उस थर्मल एनर्जी की वजह से हाइड्रोजन गैस की बर्निंग शुरू हो जाएगी, तो वाटर सरफेस पर हमें आग दिखाई देगी। लिथियम रिएक्ट्स स्लोअर देन अदर ग्रुप मेंबर्स। लिथियम रिएक्शन स्लो शो करेगा, क्यों? क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है। ये दोनों फैक्टर्स क्यों आए हैं लिथियम में? ड्यू टू इट्स स्मॉलर एटॉमिक साइज। सोडियम के बारे में कहा गया है कि इट शोज विगोरस रिएक्शन, तेज रिएक्शन, फिजिंग उसको हम कहते हैं कि जब ये सोडियम वाटर के साथ कंटेनर में कांटेक्ट में आ जाएगा तो इससे एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट इज नोन एज फिजिंग। फिर उसके बाद है स्कैटिंग वाटर के सरफेस पर ये ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह से जिगजैग पैटर्न में या इरेगुलर पैटर्न में ये मोशन शुरू करेगा, क्योंकि इनके रिएक्शन इतने तेज हैं, उसको स्कैटिंग कहते हैं कि स्कैटिंग ऑन द वाटर सरफेस। पोटेशियम की केस में कहा गया है कि पोटेशियम का रिएक्शन सोडियम और लिथियम से ज्यादा विगोरस होगा। क्रैक्स एंड पॉप्स, क्रैकिंग होगी इनमें, और पॉपिंग का मतलब यह है कि ये वाटर सरफेस से उछल के आएगा। क्रैकिंग एंड पॉपिंग क्यों होगा? जब हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन होगी, थर्मल एनर्जी इतनी प्रोड्यूस हो जाएगी कि सोडियम जैसे ही वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा एक्सप्लोड होगा। और आखिर में रुबिडियम और सीजियम की बात की गई है कि दे एक्सप्लोड्स वायलेंटली इन कांटेक्ट विद वाटर। मतलब ये है जनाब इस डिस्कशन का कि जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है कि जैसे ही ये वाटर के साथ कांटेक्ट में आएंगे एक्सप्लोजन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर कहा गया है कि दे फॉलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने फर्स्ट ईयर में सीखा था, उसमें एक टेबुलर फॉर्म में वैल्यूज दी गई हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की या रिडॉक्स या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें या रिडक्शन पोटेंशियल की, दोनों की, क्योंकि दे आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें किसी एलिमेंट के लिए, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस कि वो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में होगी। फिर सपोज अगर हम कहें कि लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -3.5 है, इट मींस कि ये इंतहाई मुश्किल से रिड्यूस होगा, लेकिन इंतहाई आसानी से ये ऑक्सीडाइज होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की आखिर में हमने डिस्कशन की केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल बिहेवियर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी डिस्कशन जो होगी इसी ग्रुप से रिलेटेड होगी। उसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बोनेट्स को, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को, जिनको हम नॉर्मली बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं, और नाइट्रेट्स को, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि इन सब्सटेंसेस को हीट देने से क्या इन पर असर पड़ता है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स में या डिकम्पोज नहीं होते। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।